हेलो दोस्तों, तो आज लोग पढ़ते हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु। अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बताओ धातु क्या होती है? धातु 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 की मेन परिभाषा क्या होती है बताओ। तो कुछ लोग कहेंगे धातु में कठोर होती है। ठीक है, धातु में कठोर होती है, ठीक है। और ऐसे तत्व जिनका जल अपघटन करने पर जिनका जल अपघटन करने पर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ऐसा तत्व जिनका जल अपघटन करने पर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज धातुएं कहलाती है। धातुएं कहलाती है। धातुएं कहलाती है। जैसे सोडियम Na+, MgC मैग्नीशियम Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, Au Ag, ये सब धातुएं हैं, ठीक है। बात की जाती है धातुओं की। धातुओं की और कुछ बात की जाती है। धातुएं चमकदार होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। अनेक धातु बहुत से गुण हैं। बहुत से गुण हैं इनके द्वारा। धातुएं पहली बात कठोर होती हैं। पहली बात धातु क्या होती है? कठोर होती है। दूसरी बात, अगर इसके पहले जान लीजिए अधातु क्या होती है। अधातु अधातु धातु नॉन मेटल्स। नॉन मेटल मेटल ऐसे तत्व जिनका जल अपघटन करने पर ऐसे तत्व जिनका जल अपघटन करने पर वो माइनस चार्ज में टूट जाती है या ऋण आयन में आते हैं, अधातु कहलाते हैं। माइनस चार्ज देते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनान, ये सब अधातु हैं। अधातु हैं, ठीक है। इसके बाद आता थी उपधातु। उपधातु उपधातु यानी मेटाबिलाइट। मेटाबिलाइट ऐसे धातुएं जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, अधातु कहलाती है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु का दोनों गुण पाया जाता है, अधातु कहलाते हैं। जैसे एंटीमनी, एंटीमनी, आर्सेनिक, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब अधातु हैं। एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ। एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ। एंटीमनी, एंटीमनी, आर्सेनिक, आर्सेनिक, बिस्मथ, 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 ठीक है। अब बात ये थी गुणों की, तो यहाँ पर देख लेते हैं धातु, यहाँ पर अधातु, यहाँ पर गुण। गुण धातु धातु गुण। पहला गुण क्या है? पहला गुण क्या है? तन्यता। तन्यता, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तन्यता। जब तन्यता की बात आती है, धातु में बहुत ज्यादा तन्य होती है। ये तन्य होती है और ये नहीं होती, मतलब इनको लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है और इनको नहीं खींचा जा सकता।
दूसरी बात आती है भंगुरता, तन्यता हो गया, भंगुरता, बिटरनेस, बिटरनेस, भंगुरता। ये क्या है, धातुएं भंगुर नहीं होती, भंगुर नहीं होती, मतलब इनको तोड़ नहीं पाओगे आप, मुड़ जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, लेकिन ये भंगुर होती है, ठीक है। तीसरी बात आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीय, मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी, आघात वर्धनीयता, मेलिबिलिटी, मतलब अगर मैं इनको पीटोगे तो चपटी चादर के रूप में पीट जाएंगी, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। अगर मैं सोना बाज दी जाता है तो ये 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना जा सकता है, लेकिन इसको पतली चादर के रूप में नहीं पीटा जा सकता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा, 3 पॉइंट हुआ, चौथा पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, विद्युत सुचालकता या विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह। तो देखिए सर, मतलब धातुओं में बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाह होगा, जैसे Au, Ag, प्लेटिनम, इसके बाद Fe, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, इन सब में बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाह होगा, जिसमें सिल्वर में सबसे ज्यादा। इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है ग्रेफाइट को छोड़कर, इसमें ग्रेफाइट अपवाद है, ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इसमें सब में होता है, ठीक है। अच्छा, धात्विक चमक, धात्विक चमक, छठवां धात्विक, धात्विक ध्वनि। देखो धात्विक चमक, अब धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, हीरा को छोड़, हीरा अधातु है, बट हीरा जो ऐसा तत्व है जो एकदम धातु का पूरा वाट ला के रखा है, जिससे हीरा में चमक पाई जाता है। फिर उसके बाद जितने भी अधातु के लक्षण है सब हीरा में है ही नहीं है, ठीक है, हीरा एकदम अपवाद है। इसमें धात्विक चमक विशेष रूप से पाई जाती है, इसमें पाई नहीं जाती है। इसमें विशेष रूप से धात्विक ध्वनि पाई जाती है, जिससे आप लोहा को ठोकोगे एक तरह की कान लगा सुनोगे एक तरफ तो सुनाई देगा, बट अधातु में ऐसा पाया जाता है, बट कम पाया जाता है, ठीक है। इसमें धात्विक ध्वनि और धात्विक चमक पाई जाती है। फिर इसके बाद 7वां नंबर आती है धनायन, धनायन एवं ऋणायन, ऋणायन बनाने की, बनाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। तो धातु भाई सब प्लस प्लस चार्ज, प्लस प्लस चार्ज निकालती है, इसलिए यह ऋणायन बनाने का कार्य करती है। कैथोड पर आपको जाकर प्राप्त होगी, कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड पर प्राप्त होगी, और यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज निगेटिव चार्ज मिलता है, इसलिए यह जाकर एनोड पर प्लस चार्ज प्राप्त होगी, एनोड पर। हम माइनस माइनस में प्लस पे जाएंगे, इधर प्लस प्लस है तो ये माइनस में जाएंगे, कैथोड पे प्राप्त होंगे, एनोड पे प्राप्त होंगे, ठीक है। अब 8वां बात आती है ऑक्साइडों की प्रकृति, 8वां बात आती है ऑक्साइडों की प्रकृति, ऑक्साइडों की, ऑक्साइडों की प्रकृति, ऑक्साइडों की प्रकृति। जो धातुएं होती हैं ये भाई सब क्या करती हैं, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है, धातुएं, धातु का जो ऑक्साइड रहेगा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, लेकिन अधातु रहेगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। इस जो अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है,
इसके ऑक्साइडो प्रकृति अम्लीय होती है और इसके ऑक्साइडो प्रकृति क्षारीय होती है। तो ऑक्साइडो प्रकृति आपको समझ में है, क्षारीय होती है, ठीक है। अगर हम विद्युत और ऊष्मा चालकता की बात की जाए तो लोहा को आप लोहा, सोना, चांदी, इनको आप एक साइड से गर्म करेंगे दूसरे साइड भी गर्म हो जाएंगे। मतलब धातुओं में ऊष्मा का संचार तेजी से होता है, विद्युत का संचार तेजी से होता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं, तो कहते हैं तुम लो ऐसे करके भी वो पूरा पहुंचा देते हैं। लेकिन इसमें अधातु में बहुत कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, हल्का फुल्का होते हैं, इसलिए ये विद्युत के ऊष्मा के बहुत तेजी से सुचालक होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, इनमें संचार बहुत धीरे धीरे होता है। फिर जब बात पारदर्शिता की जाए, मतलब आर पार दिखाई देने की, तो जो धातुएं रहेंगी इनकी आर पार नहीं दिखाई देंगी, अपारदर्शी रहेंगी, अपारदर्शी रहेंगी। इधर इधर अपारदर्शी भी रहेंगी, अपारदर्शी भी रहेंगी, इसके बाद पारदर्शी रहेंगी, पारदर्शी रहेंगी, और इसके बाद पारभासी भी रहेंगी, पारभासी भी रहेंगी, ये हो गया, पारभासी रहेंगी। तो ये अपने जान लिए धातु और अधातु के बारे में गुणधर्म हुआ, ठीक है। इसके बाद कुछ आपको अपवाद दिखा देते हैं धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। जो सारी अधातुएं हैं या तो द्रव होती हैं या तो गैस होती हैं, लेकिन ब्रोमीन अधातु होते हुए भी द्रव है, ब्रोमीन अधातु होते हुए भी क्या है, द्रव है। सारी अधातुएं या तो ठोस होती है या तो गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन अधातु होते हुए द्रव है। इसके बाद अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, परंतु अपवाद स्वरूप कार्बन और सिलिकॉन ऐसी धातु हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन एवं सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन ऐसी अधातुएं हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक उच्च होता है, ये अपवाद है, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद समांतर धातुओं में चमक नहीं पाई जाती, अपवाद स्वरूप अधातु होते हुए आयोडीन चमकीला होता है, ठीक है। इसके बाद विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है, परंतु अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अवरोध है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो कि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो इसके बाद उपधातु। अब धातुओं का रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण, धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है, धातुओं का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। जब किसी धातु का जल अपघटन कराने पर वह या तो धनायन में टूट जाती है तो ऋणायन में टूट जाती है, टूटकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। धातु की इस प्रकृति को धातुओं का रासायनिक गुण कहते हैं। अब आते हैं जल से अभिक्रिया, सॉरी धनायन एवं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन धनायन व ऋणायन ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। अब जैसे जो धातुओं का रासायनिक गुण जैसे Mg है, Mg 2 प्लस प्लस में टूटेगा, Al 3 प्लस में टूटेगा, है ना, ये मतलब धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। Cl है तो Cl NaCl है, A प्लस में टूटेगा माइनस में टूटेगा, मतलब धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है ना। इसके बाद धातुओं का जब वायु में दहन करेंगे तो क्या होगा, धातुओं का वायु में जब दहन करेंगे तो ये ऑक्साइड बना लेंगे तुरंत। धातुओं का जब वायु में दहन करेंगे तो ये ऑक्साइड बना लेंगे, ऑक्साइड वायु में दहन, वायु में दहन दहन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे
कार्बन को जला दीजिए प्लस O2 के साथ, तो वही बना लेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। Mg को जला दीजिए, है ना, प्लस O के साथ, ये बना लेंगे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम को जला दीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ये बना लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, है। तो मतलब धातुओं का वायु में दहन कराने तुरंत ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। अब धातुओं का जल से क्रिया, धातुओं का जल से क्रिया, जल से क्रिया, जल से क्रिया, धातु जल से, देखो एक पोटेशियम एक सोडियम, ये ऐसे धातु हैं जो जल से तुरंत क्रिया करने के बाद तुरंत हाइड्रोक्साइड बना देंगे। और हाइड्रोजन गैस इतनी तेजी से निकलेगी कि जलने लगेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर की ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, इसका जल के साथ क्रिया करा लीजिए H2O, तो तुरंत बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2, K प्लस H2O KOH प्लस H2 तुरंत बना देगा, तनिक भी समय नहीं लगेगा इसको बनाने में। 2K 2H2O 2K 2H2O 2KOH प्लस H2 तुरंत बना देगा, है ना, 2KOH प्लस H2। इसके बाद आप Na का अभिक्रिया कराएंगे, Na का 2Na, ये सोडियम, ये भी तुरंत अभिक्रिया कर देगा, 2H2O 2NaOH प्लस H2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मतलब ये धातुएं बहुत तेजी से ठंडे जल से क्रिया करती हैं, ये धातुएं बहुत जल्द से, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, ये धातुएं बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ये है क्रम, है ना। फिर इसकी जो नीचे की धातुएं हैं, ये थोड़ा भाप से क्रिया करेंगे, थोड़ा उससे कम क्रिया करेंगे। मतलब क्रिया करने के क्रम है, मतलब इसके बाद जो कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस Pb यहाँ तक ए कॉपर तक, है ना, ये मतलब वाष्प से क्रिया कर जाएंगी, वाष्प मतलब गर्म जल से क्रिया करेंगी। मतलब इसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब इसमें बनेगा। लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस उतना ज्वलनशील नहीं होगा जितना इसमें होता था। मतलब ये भी इसके बाद कम करेंगे, है ना। इसके बाद जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये लोग वाष्प से क्रिया करती हैं, समझ रहे हो। मतलब Cu की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, Cu की, कैल्शियम की, है ना, Ca की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, Ca प्लस 2H2O, इसकी जो अभिक्रिया थोड़ी धीमी होगी, है ना। यहाँ से मतलब इसको यहाँ लिख देते हैं Na, इसके ऊपर K रहेगा, है ना, Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Au, है ना, ए। तो इसके बाद HgAu, इसके बाद Ag, ये लोग बिल्कुल भी जल से अभिक्रिया नहीं करते, ये लोग एकदम कार्बन ही करेंगे अभिक्रिया, है ना। इसके बाद Ca अभिक्रिया कर जाएगा, Ca को इससे बना लो आप, जैसे Ca प्लस H2O, तो ये बना लेगा CaOH इसका होल ट्वाइस प्लस H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना।
जल से क्रिया करने पर। जल से बहुत धीमे गति से क्रिया करेगा, मतलब बुलबुले के रूप में कैल्शियम के ऊपर इसके सतह चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम भी ऐसे ही करता है। मैग्नीशियम Mg के साथ क्रिया कराओ, Mg प्लस H2O प्लस इधर भी ए भी कर लेगा MgOH को होल ट्वाइस प्लस H2 ये भी, मतलब ये लोग अभिक्रिया करेंगे लेकिन बहुत शांत स्वभाव के हैं। और ये लोग तो भाई साहब एकदम पूछो ही मत, ये लोग अभिक्रिया करेंगे नहीं, ठीक है। Al, Fe, Zn जैसे धातुएं शीतल या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, किंतु भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। Pb, Cu, Ag तथा Au जैसे धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। अब इसके बाद हाइड्रोक्साइड बनाने के गुण। धातु और धातु हाइड्रोजन के संयोग करके हाइड्रोक्साइड यौगिक बनाते हैं। धातु और धातु जैसे N2 हो गया और 2Na हो गया, N2 हो गया 2Na हो गया, 2Na हो गया और N2 हो गया। ये लोग क्या करती हैं, ये लोग हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ये लोग धातु H2 3H2 ये बना लेगा 3NH2 अमोनिया बना लेगा, ये बना लेगा 2 है ना, ये बना लेगा 2NaH मतलब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं हाइड्रोजन क्रिया करके, ठीक है, धातु में। तनु अम्लों से अभिक्रिया, तनु अम्लों से अभिक्रिया, तनु अम्लों से अभिक्रिया या HCl से अभिक्रिया है ना। तनु अम्ल डाइल्यूट अम्ल है, तो Mg से इस SO4 से होते ये तुरंत मतलब SO4 निकल जाएगा। ये Mg इतना स्ट्रांग है, Mg क्या है, इस इधर हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं आपको दिख रही हैं ये इतनी स्ट्रांग है, मतलब बिलियन से मतलब उसके तत्व को गायब कर देंगे डायरेक्ट, मतलब इतनी स्ट्रांग है। ये जो Mg है प्लस H2SO4 बराबर, तो Mg कहेगा बेटा तुम जाओ बाहर, ये तुम जाओ, तुम्हारा कहानी खत्म है ना, आ जाओ मेरे पास। MgSO4 प्लस H2, MgSO4 प्लस H2, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर आप कैल्शियम रख लेते हैं, कैल्शियम, तो ये भी कहेगा तुम आ जाओ मेरे पास, CaSO4 बना देगा, CaSO4 प्लस H2, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें कि क्या यह अभिक्रिया संभव है, Cu प्लस H2SO4, इसके बाद CuSO4 प्लस H2, क्या यह अभिक्रिया संभव है? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट बोलो जल्दी। इसके बाद कुछ लोग सोचेंगे अभिक्रिया संभव है, बट यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों अभिक्रिया संभव नहीं है? क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसके नीचे Cu, Ag, Au, इनको इतनी पावर नहीं है, इनको Cu को और Hg को, Ag को, Au को इतनी पावर नहीं है कि H2SO4 में से हाइड्रोजन को निकाल दे। मतलब हाइड्रोजन के नीचे है तो बिलियन से निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है, यह अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। अम्लराज या एक्वेरेजिया, अम्लराज या अम्लराज, देखिए वीडियो में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अम्लराज या एक्वारेजिया, अम्लराज या एक्वारेजिया, अम्लराज या एक्वारेजिया। अभी क्या है देखो, एक मामला यहाँ पे HCl वाला है और NH3 वाला है, सॉरी HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इसमें आप देखो HCl जो धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और HNO3 नाइट्रिक एसिड है। मान लीजिए एक बर्तन है, देखो HCl और HNO3, HCl और HNO3, HCl और मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा नाइट्रिक एसिड। अब देखो इसका 3 अनुपात लेकर इसका 1 अनुपात लेकर, मतलब इससे अगर इसका 3 अनुपात लेंगे, मतलब अगर मैं आपने 30 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो आप कम से कम 10 ml नाइट्रिक एसिड लीजिए। 30 दूना 60 ml अगर मैं आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया तो कम से कम आप 20 ml नाइट्रिक एसिड लीजिए। 30 3 90 ml आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, कम से कम 30 ml आप नाइट्रिक एसिड लीजिए। 30 चौका 120 ml आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो इसका 40 ml ए लीजिए। अब भाई साहब ये मिला देंगे दोनों को ना, इतना तगड़ा विलयन प्राप्त होगा, इतना तगड़ा विलयन प्राप्त होगा कि इसको बोलेंगे एक्वारेजिया अम्लराज। ये मतलब हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी धातु मतलब ये सब हैं, सॉरी चांदी और सोना एल्यूमिनियम प्लेटिनम, इसको तो मार देगा, कहानी खत्म, मतलब गला देगा तुरंत। अब सोचो जो ठग वो होते हैं सोनार टाइप के, वो लोग महिलाओं को ठगने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि लाओ आपका वो पानी चढ़ाकर आपको नया दे देंगे। अब बेचारी सोना चांदी अब दे देंगे उनको, अब वो पानी चढ़ा के उनका अपना गला वला के रख लेंगे, उसके बाद दे देंगे सोना उनका, सोचेंगे नया हो गया। तो अम्लराज या एक्वारेजिया समझ में आया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों के अनुपात को मिलाकर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे मान लीजिए 3 अनुपात मिला दिए, 3 हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाइए और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड मिलाइए, इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या होगा, एक्वारेजिया या अम्लराज पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्वारेजिया अम्लराज। अब इसके बाद आती है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी है ना, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर सक्रियता श्रेणी बनाई गई है, जिसमें से क्या है, धातुएं क्रिया करेंगी। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, धातु की क्रियाशीलता के आधार पर सक्रियता श्रेणी बनाई गई, जैसे के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, ये सब सक्रियता श्रेणी है। अब इन्हीं के आधार पर आपको क्रियाकलाप समझना पड़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा ये अभिक्रिया करेगा, फिर इसके बाद ये 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 करेगा, फिर सबसे पीछे ये करेगा, वो कर्बन नहीं करेगा, ये दोनों कर्बो करेंगे, एकदम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी पर हम सक्रियता श्रेणी पर कुछ क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट की विलयन में डूबी हुई लोहे की कील पर तांबा जम जाता है? क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट की विलयन में, CuSO4 की विलयन में डूबी हुई लोहे की कील पर तांबा जम जाता है? कारण क्या है भाई साहब? एकदम सिंपल है। सिंपल ये है कि जो Cu है, ये समझ लीजिए जो Cu है और कील है, कील जो है ना Fe Cu का बाप है। क्या है? Cu का बाप है। ये जैसा आएगा विलयन में कहेगा बेटा SO4 निकल जाओ, आ जाओ मेरे पास, Cu बेटा तुम बाहर जाओ। जैसे होता क्या है, जब कोई ज्यादा ताकतवर बंदा आ जाता है तो उसके वो अपने साथ पास खींच ले। जैसे दो लोग पति पत्नी है, अब मान लीजिए ये लोग खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं तो दूसरा कोई अच्छा खासा आ गया तो उसके पास चली जाएंगी, कहेंगी तुम सही नहीं हो। ठीक है, तो ये सब बात होती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सक्रियता श्रेणी पर, इसको मिटा देते हैं। सक्रियता श्रेणी ये बनी है ना, सक्रियता श्रेणी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सक्रियता श्रेणी पर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है सक्रियता श्रेणी पर कि तांबा सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर विस्थापित करता है। तांबा जो है, तांबा सिल्वर नाइट्रेट विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट विलयन से नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, मतलब हटा के फेंक देता है। तांबा सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर विस्थापित करता है, किंतु सिल्वर जिंक को, जिंक नाइट्रेट से, किंतु सिल्वर जिंक को, जिंक नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। मतलब जो तांबा Cu है, मतलब AgNO3 का विलयन है, तो इसको Ag को बाहर फेंक दे रहा है। मतलब पता है क्यों बाहर फेंक दे रहा है? क्योंकि Cu Ag से ज्यादा ताकतवर है, कह रहा है बेटा NO3 आ जाओ मेरे पास, छोड़ो जाने दो, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे साथ, आओ मेरे साथ रहो, तुमको ज्यादा फायदा देंगे, है ना। तो Cu इसको निकाल के फेंक देगा Ag को बाहर। लेकिन जब सिल्वर रहेगा, जिंक नाइट्रेट है,
तो ये सिल्वर की समझ लीजिए, जिंक की आ रही है, समझ लीजिए वो फट जाएगी इसकी, मतलब इससे ज़्यादा ताकतवर तो ये है, और इसका कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं पाएगा। ZnNO3 इसमें से Zn को निकाल नहीं सकता, इतना ताकतवर थोड़े ना है। अब सक्रियता श्रेणी देख लो, सिल्वर क्या है नीचे है, जिंक ऊपर है ना, ये यहाँ है Cu, समझ रहे हो बात। तो चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ZnNO3 प्लस 2Ag, ZnNO3 प्लस 2Ag, अब इसके बाद AgNO3 प्लस Zn, यह अभिक्रिया संभव है कि नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे अभिक्रिया संभव तो है बट नहीं संभव है, पता है क्यों नहीं संभव है। ZnNO3 यहाँ पर है और Ag यहाँ पर है, अब यहाँ पे AgNO3 बनाया है, AgNO3 बनाया, AgNO3 को ले लिया है, अरे कैसे ले सकता है, Ag के सामने तो उसका बाप खड़ा है Zn, मतलब इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील Zn है, तो ये इसको तो किसी भी हालत में दे नहीं सकता है NO3 को इसको, तो AgNO3 ले कैसे लिया, इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं है, गलत है ना, संभव नहीं है। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर, यह फी की क्या है, छड़ डालने पर विलयन का रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। समझाइए, विलयन का रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, इसका रंग गायब हो जाता है धीरे धीरे, गायब कैसे हो जाएगा, ये मतलब इस अभिक्रिया करा दो, ये तुरंत ही FeSO4 बना लेगा और Cu को बोलेगा तुम बाहर, है ना, फिर Cu क्या है, हमेशा +2 चार्ज बनाएगा, SO4 2 चार्ज बनाएगा, इस दोनों का मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है दोनों का, है ना, इसलिए यह रंग गायब हो जाता है, समझ रहे हो। अरे बना दो, सिंपल सी बात, Fe आ गया प्लस CuSO4, तो ये Cu को हटा देगा तुरंत है, क्योंकि इसके ऊपर स्थित है ना, तो ये बना लेगा FeSO4, है ना, प्लस Cu कर देगा। बात समझ में आ रही है, मतलब यही है। पांचवा क्वेश्चन के लिए इतना आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में याद कर लो, सब आएगा। पांचवा देखो, चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबाया गया, चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबाया गया, चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबाया गया तथा एक दूसरे बर्तन में चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबाया गया तथा एक दूसरे बर्तन में तांबे का तार AgNO3 विलयन में डुबाया गया। कॉपर सल्फेट के विलयन में चांदी का तार डुबाया गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में चांदी का तार डुबाया गया, मतलब बर्तन किसका है, चांदी का डुबाया गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे बर्तन में तांबे का तार, ये AgNO3, तांबे का तार AgNO3 में डुबाया गया, AgNO3 में डुबाया गया। दोनों बर्तनों में क्या अभिक्रियाएं होंगी, कारण सहित लिखिए। दोनों बर्तनों में क्या अभिक्रियाएं होंगी, कारण सहित लिखिए। देखिए, मतलब Cu है, यहाँ पर Ag है, Cu ज्यादा ताकतवर है इससे, और Ag इससे SO4 को छीन नहीं पाएगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन इसमें Cu ज्यादा ताकतवर है, ये कहेगा बेटा NO3 मेरे पास आ जाओ, तुम आ जाओ मेरे पास, Ag को छोड़ो जाने दो, तो तुरंत बना लेगा CuNO3 प्लस Ag, है ना, ये अभिक्रिया संभव है लेकिन बट ये नहीं है, ठीक। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। कॉपर की जो छड़ है AgNO3 में डालने पर, कॉपर की छड़ AgNO3 में डालने पर, कॉपर की जो छड़ है AgNO3 में डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, बताओ। है ना, तो NO3 अभिक्रिया कराओ Cu प्लस AgNO3, अब इससे ज़्यादा ताकतवर Cu है,
सी यू कहेगा बेटा तुम आ जाओ मेरे पास, CuNO3 प्लस Ag, है ना, इसीलिए ठीक लिया हो जाता है। ठीक, अब 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लें थोड़ा आवाज वाज सही आ रहा है, वीडियो आ रही कि नहीं। ठीक है, सब ठीक तो दिख रहा है। 7वां क्वेश्चन देखो, लोहे पर निम्नलिखित धातुओं में से किन की परत चढ़ाई जा सकती है? MgCuAg, MgCuAg किन की परत चढ़ाई जा सकती है? तो बेटा परत इसकी चढ़ाई जा सकती है, Ag की, पता है क्यों? क्योंकि Mg तो यहाँ स्थित है, तुरंत लोहा से रिएक्शन कर जाएगा। Cu भी यहाँ स्थित है, E भी लोहे से रिएक्शन कर जाएगा, है ना। फिर इसके बाद जो Ag है वह रिएक्शन नहीं करेगा, तो Ag की परत चढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2, Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2। तो बात है, देखो बेटा समझो, CuSO4, Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2, यहाँ जो Cu है ये SO4 को कहा है बेटा तुम आ जाओ मेरे पास, H2 उधर छोड़ दो। ये अभिक्रिया संभव है ही नहीं, क्योंकि जो हाइड्रोजन को समझ लीजिए लाइन खींच दी है, हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु में इस विलयन को इसमें से SO4 को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे Mg होता तो सटाक से MgSO4 बनता, H2 को बाहर फेंक देता, है ना। समझ रहे हो बात। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखो, सोडियम साधारण ताप पर पानी से क्रिया करता है जबकि गर्म Mg पानी से क्रिया करता है। सोडियम साधारण ताप पर जो सोडियम है पानी से क्रिया कर जाएगा, लेकिन Mg गर्म पानी से करता है, क्योंकि भाई साहब ये ऊपर स्थित है, ये ऊपर स्थित है सो करेगा, ये ऊपर स्थित नहीं है तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अब धातु और अधातुओं के आयनिक अथवा वैद्युत संयोजक यौगिकों का निर्माण, धातु और अधातुओं के आयनिक और उससे विद्युत संयोजक का निर्माण अब आपको अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा।